नमस्कार दोस्तों, लकी नर्सिंग एकेडमी में आज आपका फिर से दिल खोलकर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए क्लास नंबर 14 लेकर आए हैं, जो कि हमारे आने वाले नर्सिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम आरआरबी, एसआईसी, एम्स, पीजीआई, चंडीगढ़ पीजीआई के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए बगैर देरी किए क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन द causative agent pass through the placenta and affect the fetus in uterus। दोस्तों क्वेश्चन ने क्या पूछा है? क्वेश्चन ने पूछा है कि प्लेसेंटा को क्रॉस करते हुए ऐसा कौन सा पॉजिटिव एजेंट है जो यूट्रस में जाकर फीटस को इफेक्ट कर सकता है, यानी फीटस को नुकसान पहुंचा सकता है, बीमार कर सकता है। प्लेसेंटा को क्रॉस करते हुए ऐसा कौन सा पॉजिटिव एजेंट है जो कि यूट्रस में जाकर फीटस को इफेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रुबेला। रुबेला दोस्तों टोगो वायरस से होने वाली बीमारी है और इसी को ही 3 डेज मीजल भी बोलते हैं दोस्तों। अगर प्रेगनेंसी के दौरान माँ को रुबेला हो जाता है तो बच्चे में भी रुबेला होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं, इसलिए ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, इसलिए बच्चे में चांस ज़्यादा रहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ए पेशेंट इज इंजेक्टेड विद रेडियोग्राफिक कॉन्ट्रास्ट मीडियम एंड इमीडिएटली शो साइन ऑफ डिजनिया, फ्लैशिंग एंड पटोटिस, विच इंटरवेंशन शुड टेक प्रायोरिटी। दोस्तों क्वेश्चन ने क्या पूछा है? क्वेश्चन ने पूछा है कि आप अगर किसी पेशेंट को रेडियोग्राफी करते टाइम आपने कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है दोस्तों डाई, अगर आपने उस पेशेंट को डाई दी है, मीडियम डाई एंड स्लो दी है, और देते ही आपको उस पेशेंट के अंदर डिजनिया, फ्लैशिंग एंड प्रूटिस ये सिम्टम आपको देखने को मिले हैं, प्रोटोटिस नाम के सिम्टम आपको देखने को मिले हैं, विच इंटरवेंशन शुड टेक द प्रायोरिटी। ये जब सिम्टम आपको देखने को मिले तो नर्स सबसे पहले किस चीज़ पर प्रायोरिटी करेगी दोस्तों? रेडियोग्राफी करते टाइम दोस्तों पेशेंट को हम जैसे कि हम सीटी करते हैं, हम दोस्तों केयू भी करते हैं दोस्तों, एक्सरे केयू भी करते हैं, उसमें हमें कॉन्ट्रास्ट की जरूरत पड़ती है और कॉन्ट्रास्ट को हम डाई भी बोलते हैं दोस्तों। तो उस पेशेंट के अंदर डिस्निया, फ्लैशिंग एंड प्रूटस नाम की साइन और सिम्टम देखने को मिले हैं, तो उसमें नर्स किस चीज़ को प्रायोरिटी देगी दोस्तों? तो दोस्तों मैंने कई बार ही बताया है आपको कि सांस है तो आस है, और यहाँ पर सांस की ही आस है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी, मेकिंग श्योर हिज एयरवे इज पेटेंट, यानी पेशेंट के एयरवे को हमें पेटेंट करना है, उसके बाद हमें फिर डॉक्टर साहब को कांटेक्ट कर सकते हैं, वाइटल साइन कर सकते हैं। सबसे पहला काम तो यही होगा कि पेशेंट के एयरवे को पेटेंट करें। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। फ्रॉम डीप टू सुपरफिशियल व्हाट आर द ट्यूनिक ऑफ द इंट्रापेरिटोनियल पोर्शन ऑफ द जीआई ट्रैक्ट। दोस्तों क्वेश्चन ने पूछा है कि जीआई ट्रैक्ट में डीप टू सुपरफिशियल पोर्शन यानी अंदर से बाहर की तरफ के बारे में पूछा है, मतलब अंदर से बाहर की तरफ के बारे में पूछा है। कौन सी होती हैं दोस्तों आपके सामने जीआई ट्रैक्ट के अंदर सुपरफिशियल जो मसल्स होती हैं वो कौन सी होती हैं? डीप टू अंदर से बाहर की तरफ की बात हुई है दोस्तों। दोस्तों अगर मैं बाहर से सुपरफिशियल टू डीप की बात करते तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होता, और यहाँ पर अगर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा डीप टू सुपरफिशियल, तो डीप टू सुपरफिशियल में ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी मुकोसा, सब मुकोसा, मस्कुलर एंड सिरोसा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये डीप टू सुपरफिशियल जाती है दोस्तों। सबसे पहले मुकोसा आती है, फिर सब मुकोसा आती है, फिर मस्कुलर आती है, एंड फिर उसके बाद में सिरोसा आती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। वेट रतिव पोजिशन इज सीन
दोस्तों वेटर टिप हम किसे बोलते हैं, पोजीशन क्या होती है वेटर, यहाँ पर दोस्तों पॉलिसी के बारे में पूछ रहा है। वेटर टिप को ही हम बोलते हैं दोस्तों ब्रैकियल फ्लेक्स, और इसी को ही दोस्तों हम बोलते हैं अरब पॉलिसी वेटर पोजीशन। बेल्स पॉलिसी दोस्तों उसको बोलते हैं हम फेशियल पॉलिसी, ऑप्शन नंबर ए। बेल्स पॉलिसी को ये बोलते हैं फेशियल पॉलिसी, और ऑप्शन नंबर बी फेशियल पॉलिसी खुद है। और दोस्तों अरब पॉलिसी के अंदर ब्रैकियल फ्लेक्स इंजरी में देखने को मिलती है दोस्तों, ये जो ब्रैकियल फ्लेक्स इंजरी में देखने को मिलती है दोस्तों, और इसमें C5 और C6 में देखने को मिलती है। जो अरब पॉलिसी मैंने आपको बताया जिसे हम वेटर टिप भी बोलते हैं दोस्तों, ये ब्रैकियल फ्लेक्स इंजरी में देखने को मिलती है, और इसमें C5 और C6 में इंजरी होती है, तब हम इसे अरब पॉलिसी बोलते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 5, द नॉर्मल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इन मल्टीपैरा। दोस्तों क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है कि नॉर्मल डायलेशन के बारे में पूछा है सर्विक्स के फर्स्ट स्टेज यानी लेबर के पहली स्टेज में, और वो भी मल्टीपैरा, यानी कि जो भाभी जी बार बार प्रेग्नेंट हो चुकी है, कई बार जो उसको एक्सपीरियंस है, उसके अंदर फर्स्ट स्टेज में लेबर के अंदर सर्विस का डायलेशन पूछा है कि नॉर्मल कितना होगा दोस्तों। अगर यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों लेबर की, तो लेबर की दोस्तों 4 स्टेज होती हैं। सबसे पहले डायलेशन, फिर बेबी डिलीवर, फिर उसके बाद प्लेसेंटा डिलीवरी, फिर उसके बाद दोस्तों ऑब्जर्वेशन। ये 4 स्टेज दोस्तों लेबर की स्टेज होती हैं। सबसे पहले पर आता है दोस्तों डायलेशन, फिर बेबी डिलीवर, फिर उसके बाद प्लेसेंटा डिलीवरी, फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन। और अगर बात करते हैं दोस्तों, अगर एग्जामिनर पूछ लेता है कि प्लेसेंटा डिलीवरी कितने टाइम तक होता है दोस्तों, प्लेसेंटा डिलीवर कितने टाइम तक, प्लेसेंटा कितने टाइम तक बाहर आ जाता है, तो दोस्तों प्लेसेंटा टाइम का ड्यूरेशन होता है दोस्तों 30 मिनट। और अगर डायलेशन की बात करते हैं तो डायलेशन में दोस्तों भी 3 फेज होती हैं। एक होती है लेटेंट, एक होती है एक्टिव, एक होती है ट्रांजिशनल। एक्टिव में भी दोस्तों 0.3, लेटेंट में 0 से 3 सेंटीमीटर, और एक्टिव में 4 से 7 सेंटीमीटर, और ट्रांजिशनल में 8 से 10 सेंटीमीटर। ये दोस्तों डायलेशन के अंदर आपको देखने को मिलती हैं दोस्तों। डायलेशन के अंदर 3 स्टेज आपको देखने को मिलती हैं, एक तो लेटेंट फेज, एक एक्टिव फेज, एक ट्रांजिशनल फेज। ये दोस्तों मैंने शायद आपको कल की क्लास में ही पढ़ाया हो। और लेटेंट के अंदर 0 से 3 सेंटीमीटर, और एक्टिव के अंदर 4 से 7 सेंटीमीटर सर्विक्स खुलता है दोस्तों, और ट्रांजिशनल के अंदर 8 से 10 खुलता है। और अगर यहाँ पर मल्टीपैरा की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इज द राइट आंसर। 1.5 सेंटीमीटर पर हावर यहाँ पर सर्विक्स खुलता है दोस्तों। जब भी हम अगर किसी प्रेग्नेंट कोई लेबर में लेडीज आती है जिसकी डिलीवरी होनी है दोस्तों, अगर उसके हम पीवी करके उसकी डायलेशन को चेक करेंगे दोस्तों, तो मैं आपको बताता हूँ, अगर एग्जामिनर कई बार पूछ लेता है तो एक फिंगर, यानी अगर एक फिंगर अंदर जा रही है तो एक फिंगर का मतलब होता है दोस्तों 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। और अगर 2 फिंगर अंदर जा रही है दोस्तों तो उसी को हम बोलते हैं हाफ सर्विक्स डायलेशन। और अगर एग्जामिनर कई बार पूछ लेता है कि पूरा सर्विक्स डायलेशन कितने सेंटीमीटर का होता है, यानी सर्विक्स पूरा डायलेटेड हो चुका है और क्या नाम है कितने सेंटीमीटर का है, तो दोस्तों पूरा सर्विक्स डायलेटेड होता है दोस्तों 10 सेंटीमीटर के अंदर पूरा सर्विक्स डायलेट हो जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर, अभी यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे तो 1.5 सेंटीमीटर दोस्तों। चलो क्वेश्चन नंबर 6, ए नर्स इज टीचिंग ए क्लाइंट एंड फैमिली अबाउट द कैरेक्टराइज्ड ऑफ डेमेंशिया ऑफ द एल्जाइमर टाइप, व्हाट कैरेक्टराइज्ड शुड द नर्स इंक्लूड। दोस्तों एग्जामिनर ने पूछा है कि नर्स एक पेशेंट उसकी फैमिली दोनों को समझा रही है, उनको बता रही है डेमेंशिया के बारे में। डेमेंशिया का मतलब कौन सा दोस्तों, वो भी अल्जाइमर टाइप का डेमेंशिया के बारे में बता रही है। तो व्हाट कैरेक्टराइज शुड द नर्स इंक्लूड, तो नर्स उसमें कौन सी बातों को सबसे ज़्यादा इंक्लूड करेगी,
मतलब किस बात पर ज़्यादा फोकस करेगी उनको समझाने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर तो आपको दिख ही रहा होगा, एरियाज ऑफ ब्रेन डिस्ट्रक्शन कॉल्ड सेनाइल प्लेग। दोस्तों अगर मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि डेमेंशिया क्या होता है दोस्तों, डेमेंशिया होता है दोस्तों क्रोनिक ब्रेन डिजीज को ही डेमेंशिया बोला जाता है दोस्तों। और ये एक टाइप का साइकोसिस होता है दोस्तों, और इसमें इनसाइट और जजमेंट इस मरीज में एब्सेंट मिलेंगे दोस्तों आपको, और ये ज़्यादातर आपको ओल्ड एज में देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अल्जाइमर डेमेंशिया ये आपको ओल्ड एज में देखने को मिलता है, और इसी को ही दोस्तों हम सेनाइल डेमेंशिया भी बोलते हैं। इसी को हम सेनाइल डेमेंशिया भी बोलते हैं दोस्तों। इसमें मेमोरी का भी लॉस होता है दोस्तों। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि अल्जाइमर डेमेंशिया की ड्रग ऑफ चॉइस, तो अल्जाइमर डेमेंशिया की ड्रग ऑफ चॉइस होगी दोस्तों टेकारेन, दूसरी होगी दोस्तों ग्लेंटामाइन, और तीसरी होगी दोस्तों ड्रोपजिल। ये दोस्तों ये जितनी भी मेडिसिन मैंने आपको बताई ये हैं दोस्तों एंटी अल्जाइमर मेडिसिन। ये अगर यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे तो एरियाज ऑफ ब्रेन डिस्ट्रक्शन कॉल्ड सेनाइल प्लेग, सेनाइल आ गया दोस्तों। मैंने अभी आपको बताया कि हम इसी को अल्जाइमर डेमेंशिया को हम सेनाइल डेमेंशिया भी बोलते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। द नर्स इज केयरिंग फॉर ए पेशेंट विद यूरिन रिटेंशन, द फिजिशियन हैज ऑर्डर्ड द पेशेंट to be catheterized. Which of the following catheter would be the most appropriate for the nurse to select to perform the procedure? दोस्तों यहाँ पर नर्स एक पेशेंट की केयर कर रही है जिसका यूरिन रिटेंशन यानी कि यूरिन पूरी तरह से रुक चुका है, और फिजिशियन ने बोला है कि उस पेशेंट को कैथेटर लगाओ। फिजिशियन ने बोला कि उस पेशेंट को कैथेटर लगाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैथेटर वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो नर्स कौन से टाइप का कैथेटर यहाँ पर लगाएगी दोस्तों। मतलब कि एक पेशेंट है जिसका यूरिन पूरी तरीके से रुक चुका है दोस्तों, उसमें कौन से टाइप का कैथेटर लगाएगी नर्स, ये पूछा है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपको दिख ही रहा होगा, स्ट्रेट कैथेटर। तो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं आपको बताता हूँ कि यूरिन दो तरीके से रुक सकता है दोस्तों। एक तो कहीं एग्जामिनर ने ये तो नहीं बोला कि भाई ओल्ड एज में रुका है, या फिर क्या नाम है कोई 12-13 साल का बेबी है या 20-22 साल का बेबी है उसमें रुका है, तो ऐसा तो कुछ नहीं बोला है। उसने बोला कि कोई भी पेशेंट है उसका यूरिन रुक चुका है। तो यूरिन रुकने के दो ऑप्शन हो सकते हैं दोस्तों यहाँ पर। एक तो दोस्तों होता है ओल्ड एज का भी हो सकता था यहाँ पर प्रोस्टेट बढ़ने के कारण, या फिर दोस्तों किसी भी तरीके से अगर पेशेंट को स्टोन देखने को मिलता और जो हमारे यूरेथ्रा के अंदर फंसा हुआ होता तो उसमें भी हमें यूरिन रिटेंशन देखने को मिल सकता था। तो सबसे पहले नर्स की प्रायोरिटी यही बनती है, कभी भी दोस्तों कैथेटर नहीं लगाना है दोस्तों, सबसे पहले एक बार के लिए। दोस्तों देखो अगर कोई सर्जरी होके आता है पेशेंट, अगर मान के चलो अगर किसी तरीके की सर्जरी हुई है, डॉक्टर साहब ने सर्जरी करके बोला है, तो उस टाइम पर हम कैथेटर लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर यूरिन रिटेंशन हुआ है, यूरिन रिटेंशन हुआ दोस्तों, एक बार के लिए रुक चुका है यूरिन, तो सबसे पहले हमारा काम यही होगा कि यूरिन को एक बार के लिए पास आउट कराएं। तो ये काउड कैथेटर, ये तो कैथेटर होता है दोस्तों। इनवेलिंग यूरिनरी ये भी कैथेटर होता है दोस्तों। अगर 3 वे ये भी कैथेटर होता है दोस्तों। ये 3 वे हम दोस्तों प्रोस्टेट की सर्जरी के बाद TURP के बाद हम इस 3 वे को यूज़ करते हैं इरिगेशन के लिए दोस्तों। और हम स्ट्रेट की बात करें दोस्तों तो इसी को हम नाम देते हैं दोस्तों, आपने हॉस्पिटल के अंदर यूज़ भी किया होगा, सुना भी होगा, देखा भी होगा। स्ट्रेट को ही हम बोलते हैं दोस्तों K90, जो एक बार के लिए पास आउट करवाता है दोस्तों यूरिन को, K90 दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। द यूरेथ्रा विच ओपन्स ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ द पेनिस इज टर्म्ड। दोस्तों एग्जामिनर ने पूछा है कि अपने जो पेनिस का जो रास्ता है वो डोर्सल सरफेस पर खुल गया है, यानी कि बिल्कुल सामने खुलना चाहिए था लेकिन डोर्सल यानी ऊपर की तरफ है वो खुल गया, तो उसे हम क्या नाम देते हैं दोस्तों। तो जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा, नाम तो हम देते हैं उसको दोस्तों एपिस्पाडियासिस। दोस्तों पेनिस के ऊपर वाली सरफेस को डोर्सल या एपी भी बोला जाता है,
यानी अगर कोई भी सरफेस हुई दोस्तों, किसी भी चीज़ की सरफेस हुई, उसकी ऊपर वाली सरफेस की हम बात करेंगे दोस्तों, हम उसको डोर्सल भी बोल सकते हैं, एपी भी बोल सकते हैं। और जो कि नीचे वाली सरफेस हुई दोस्तों, उसको हम वेंट्रल भी बोल सकते हैं और हाइपो भी बोल सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर मैंने जैसे कि आपको बताया, ये दोस्तों याद करने की बातें होती हैं दोस्तों, दिमाग में बिठा लेना इस चीज़ को। कई बार अगर आपको एपिस्पाडियासिस याद नहीं रहे, अगर ऊपर की तरफ पेनिस के ऊपर की तरफ दोस्तों डोर्सल सरफेस पे दोस्तों एपिस्पाडियासिस अगर वर्ड आ जाता है दोस्तों, तो इसका मतलब है कि जो पेनिस का रास्ता है वो ऊपर की तरफ खुल चुका है नॉर्मल की बजाय दोस्तों। और अगर हाइपो आ जाता है तो हाइपोस्पाडियासिस यानी नीचे की तरफ खुल चुका है दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी एपिस्पाडियासिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट यूज्ड एज एंटीमेटिक आफ्टर रिकवरी फ्रॉम एनेस्थेसिया। दोस्तों एग्जामिनर ने क्या पूछा, एग्जामिनर ने पूछा है कि एंटी इमेटिक जो नाम की जो ड्रग है, जो उल्टी रोकने की जो दवाई है दोस्तों, आफ्टर रिकवरी सर्जरी के बाद दोस्तों, सॉरी एनेस्थेसिया देने के बाद दोस्तों, किस पेशेंट को ड्रग इज नॉट यूज्ड, कौन सी ड्रग इनमें से यूज नहीं करनी है दोस्तों। हमें 4 ड्रग आपके सामने दी गई हैं, मतलब नॉर्मल सी बात है दोस्तों। यहाँ पर अगर सीधा सीधा क्वेश्चन की बात करें तो एग्जामिनर ने पूछा है कि इनमें से कौन सी मेडिसिन एंटीमेटिक मेडिसिन नहीं है दोस्तों। 3 मेडिसिन एंटीमेटिक है, 1 नहीं है दोस्तों। एवोमाइन की बात करें दोस्तों, ये एंटीमेटिक है। अगर लार्गास्टिल की बात करें दोस्तों, ये भी एंटीमेटिक है। और स्टेमटिल की बात करें दोस्तों, तो ये भी एंटीमेटिक ड्रग में यूज़ की जाने वाली दवाई है दोस्तों। और जो पेंथाटिडिन होती है दोस्तों, ये कभी भी एंटीमेटिक ड्रग में यूज़ नहीं होती है दोस्तों। ये दोस्तों ओपियोइड ग्रुप की मेडिसिन है और ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कराती है दोस्तों। और कई बारी जैसे कि एग्जामिनर पूछ लेता है कि पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी के बाद अगर पेशेंट में शिवरिंग हो रही है तो वहाँ पर हम पैथिडिन ड्रग का यूज़ ले सकते हैं दोस्तों। अगर पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी यानी पेशेंट सर्जरी होने के बाद अगर हमारे पास आता है और उस टाइम पर पेशेंट को शिवरिंग हो चुकी है, तो उस टाइम हमें पैथिडिन नाम की ड्रग हम यूज में ले सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने दोस्तों, और इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन। कल हम आपके लिए दोबारा से फिर क्वेश्चन लेकर आएंगे। क्वेश्चन नंबर अभी ये 10 है, कल 10 के 10 क्वेश्चन दोबारा लेकर आएंगे, जो कि क्लास नंबर 15 होगी आपके सामने। अभी दोस्तों आपको बिल्कुल डेली की डेली क्लासेज मिलेंगी दोस्तों, क्योंकि अभी एग्ज़ाम बिल्कुल आने वाला है दोस्तों। और मैं चाहता हूँ कि एग्ज़ाम की तैयारी में दोस्तों आपकी मेरी तरफ से आप लोगों के लिए कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए दोस्तों। चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। विच इंस्ट्रक्शन बाय द नर्स इज करेक्ट व्हेन ए प्रेग्नेंट क्लाइंट आस्क द नर्स व्हाट कैन बी डन टू रिलीव लेग क्रैम्प्स व्हाइल वर्किंग। दोस्तों क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है कि एक प्रेग्नेंट लेडी है जिसको काम करते टाइम लेग में यानी पैर में क्रैम्प्स आ रहे हैं और उसे वह क्रैम्प्स दूर करने हैं दोस्तों। तो नर्स क्या इंस्ट्रक्शन देगी उस पेशेंट को जिससे लेग क्रैम्प्स दूर हो जाएं दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे दोस्तों, तो राइट आंसर होगा पॉइंट द टॉयज फ्रीक्वेंटली टुवर्ड द हेड दोस्तों। हम उस पेशेंट को प्रोटीन नहीं देंगे, प्रोटीन देंगे तो वजन बढ़ जाएगा दोस्तों। और इलास्टिक स्टोकिंग व्हेन एट वर्क, उसको ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे कि इलास्टिक बांध लो कुछ पैर पे, इससे कोई भी हमें क्रैम्प्स रिलीव नहीं होंगे दोस्तों। और मसाज तो कभी नहीं करनी होती है दोस्तों प्रेगनेंसी के दौरान। यहाँ पर टुवर्ड द हेड यानी पैर को ऊपर करके रखना है दोस्तों। जैसे लेटते हैं तो पैर को थोड़ा सा ऊपर करके रखना है। पॉइंट टू टॉयज फ्रीक्वेंटली टुवर्ड द हेड, इससे क्रैम्प्स के चांस कम हो जाते हैं दोस्तों। क्रैम्प कुछ हद तक कम हो जाता है और पेशेंट को थोड़ा सा रिलीफ फील होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ये थी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, ये थी सीरीज एपिसोड 14 आपके सामने। कल हम आपके लिए क्लास नंबर 15 लेकर आएंगे, जो कि हमारे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और क्वेश्चन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें दोस्तों। आपको ये क्वेश्चन बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।